नमस्कार दोस्तों, विनायक कंपटीशन पलसाना में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमें भारत की स्थिति और विस्तार पार्ट फर्स्ट के बारे में देखा था और लास्ट चैप्टर के अंदर हमें भारत का जो अक्षांश देशांतर विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, इस तथ्य के बारे में लास्ट टॉपिक में अपन ने अध्ययन किया था। आज जो है इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 भारत की स्थिति एवं विस्तार जो है ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और आज का जो चैप्टर होगा, देखिए दोस्तों, आज का चैप्टर जो है ये बड़ा अच्छा चैप्टर आपके पास में आएगा और निरंतर आप इस चैप्टर के ऊपर बने रहें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर अच्छा समझ में आए। लेकिन ये और है कि एक बार वीडियो देखने से जो चीज़ें कंफर्म नहीं होती है उनको आप बार बार देखकर भी आसानी से दूर कर सकते हैं। तो लगातार आप इस हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर बने रहें। तो देखिए, भारत की स्थिति एवं विस्तार का पार्ट नंबर 2 है और आज का चैप्टर जो है वो है अपना इसी का कि भारत की प्रादेशिक जो समुद्री सीमा है, इस समुद्री सीमा का आज जो है इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले आपने देखी है कि भारत की जो प्रादेशिक सीमा है, इस प्रादेशिक सीमा के अंदर कैसे राज्य आएंगे, किस प्रकार सीमाओं का विभाजन है और भारत के दक्षिण में जो हिंद महासागर है उसका विस्तार कैसे है और कहाँ तक भारत का जो क्षेत्र है समुद्र के अंदर अंतिम रूप में वो कहाँ तक फैला हुआ है, ये जानकारी आज इस चैप्टर के माध्यम से देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक भारत का छोटा मानचित्र तैयार करता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी और भारत के इस प्रादेशिक मानचित्र के माध्यम से या मैप के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले समुद्री सीमा की बात करते हैं। तो आपने पढ़ा था भाई, भारत की जो समुद्री सीमा है, भारत की कुल समुद्री जो सीमा है ये अपन ने पढ़ी थी। टोटल की बात करते हैं तो 5016.6 किलोमीटर जो है, 7516.6 किलोमीटर भारत की कुल समुद्री सीमा है, जिसमें से यदि राज्यों की बात करेंगे तो राज्यों की सीमा जो है वो आती है आपकी 6100 किलोमीटर। अब इसी चैप्टर को आगे लेते हैं। देखो, यदि समुद्र तट के ऊपर राज्यों की बात करेंगे तो काफ़ी बार ये भी पूछ लेते हैं कि समुद्री सीमा पर भारत के जो राज्य हैं, ऐसे कितने राज्य हैं भारत के जो समुद्री सीमा पर आते हैं। तो देखो, यहाँ से हम बात करते हैं, एक तो आपका गुजरात राज्य है, एक आपका महाराष्ट्र राज्य है, इसके अलावा एक गोवा राज्य हो गया, एक हो गया आपका कर्नाटक राज्य, एक हो गया केरल राज्य, इसके अलावा एक तमिलनाडु राज्य, इसके अलावा एक हो गया आपका आंध्र प्रदेश के बाद में हो गया उड़ीसा और उड़ीसा के बाद में हो गया आपका पश्चिमी बंगाल। तो आप ये कह सकते हैं भारत के 9 राज्य जो है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल, ये सभी राज्य जो है आपके समुद्री सीमा या समुद्री तटीय सीमा पर फैले हुए हैं। अब बात करते हैं, देखो, ये जो खाड़ी है आपके गुजरात के अंदर, इसका नाम है खंबात की खाड़ी। आपको याद रखना है, ये खंबात की खाड़ी है और इसी खाड़ी के अंदर आपकी माही नदी है, नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, ये सब नदियां जो है इसी खंबात की खाड़ी में गिरती है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि भारत की या अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है, तो आपको याद रखना है नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं, ये है आपकी कच्छ की खाड़ी। देखो, नीचे है खंबात की खाड़ी और जो ऊपर क्षेत्र है गुजरात का, ये आता है आपकी कच्छ की खाड़ी का। अब यहाँ से समुद्री सीमा जो है 6100 किलोमीटर जो है, एक बार उसका अध्ययन कर लेते हैं। तो देखो, समुद्री जो सीमा है, आप ये कह सकते हो ये भारत का जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है ये वाला, और ये जो क्षेत्र है इसे कहते हैं भारत का पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के माध्यम से हम तटों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखो, कच्छ, गुजरात में जो कच्छ है, कच्छ से लेकर जो आपका सूरत है, देखो सूरत जो है आपको याद रखना है ताप्ती नदी के मुहाने पर सूरत शहर बसा हुआ है। और कच्छ से लेकर पहला क्षेत्र जो है पश्चिमी घाट का, उसका नाम है
आपका देखो यहाँ से बोलेंगे सौराष्ट्र तट, सब सॉरी, हाँ, यहाँ से कच्छ से लेकर जो सूरत है इस तट को कहेंगे अपन सौराष्ट्र तट, याद रखना है आपको, ठीक है। और सौराष्ट्र तट जो है, इस तट के काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो कच्छ से लेकर सूरत तक का सौराष्ट्र तट है, इस तट के ऊपर भारत के कुछ प्रसिद्ध बंदरगाह भी स्थित हैं। जैसे अपन बात करें कांडला, कांडला बंदरगाह है जिसका कुछ दिन पहले नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया था। ये बंदरगाह भी आपके सौराष्ट्र तट के ऊपर आता है। कांडला के अलावा अपन बात करते हैं तो भावनगर, आपको याद रखना है, भावनगर बंदरगाह जो है वो भी सौराष्ट्र तट के ऊपर है। इसके अलावा देखते हैं तो पोरबंदर, आपको याद रखना है, पोरबंदर जो बंदरगाह है गुजरात के अंदर, वो भी सौराष्ट्र तट के ऊपर है। इसके अलावा देखते हैं तो आता है आपका भरूच, और भरूच जो है ये भी इसे सौराष्ट्र तट के ऊपर स्थित है। तो पश्चिमी घाट का पहला प्रदेश जो है वो सौराष्ट्र है, और सौराष्ट्र का विस्तार जो है वो कच्छ से लेकर सूरत तक मिलेगा। और इस तट के ऊपर प्रसिद्ध बंदरगाहों की बात करेंगे तो जैसे कांडला है, भावनगर है, पोरबंदर है, भरूच है, आदि बंदरगाह जो है वो इस तट के ऊपर मिलते हैं। अब यहाँ से देखो सूरत से स्टार्ट करते हैं, ये सूरत एंड स्टॉपेज हो गया। सूरत से लेकर जो गोवा है, देखो यहाँ तक, ये गोवा स्थान हो गया, ये सूरत हो गया। तो सूरत से लेकर गोवा तक का जो समुद्र का तट है, इस समुद्री तट को हम कहते हैं कोंकण तट, याद रखना। कोंकण तट जो है ये तट स्थित है सूरत से लेकर गोवा के मध्य। तो दूसरा पॉइंट आपका दूसरा तट हो गया कोंकण तट। अब यहाँ पर भी काफ़ी बार क्वेश्चन आप पुटअप हो जाता है, भाई कोंकण तट जो है, इस कोंकण तट के ऊपर प्रमुख जो बंदरगाह है, पतन हैं, उनके नाम काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो आपको विशेष याद रखना है। जैसे अपन बात करते हैं कोंकण तट के ऊपर, जैसे आपका मुंबई बंदरगाह है, भारत का सबसे प्राचीन प्राकृतिक बंदरगाह है, मुंबई भी कोंकण तट के ऊपर स्थित है। इसके अलावा बात करते हैं नावा सेवा, नावा सेवा जो है, ये नावा सेवा जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं, और मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए ही इसका निर्माण हुआ है। तो नावा सेवा है, मुंबई है। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो मारमा गोवा, आपको याद रखना है, मारम गोवा जो बंदरगाह है, ये बंदरगाह भी आपका कहाँ पर है, इसी कोंकण तट के ऊपर स्थित है। अब तीसरे तट की बात करते हैं तो गोवा से स्टार्ट होता है, और गोवा से लेकर जो आपका कन्याकुमारी है, इस गोवा से लेकर कन्याकुमारी का जो तट है, इस तट को कहते हैं मालाबार तट। तो आप ये कह सकते हो कि पश्चिमी घाट के 3 तट है, एक सौराष्ट्र, एक कोंकण और एक मालाबार। ये 3 तट जो है ये पश्चिमी घाट के हैं। अब देखो पश्चिमी घाट का जो मालाबार तट है, जिस पर लेगुन झीलें जो है भारत में सर्वाधिक मिलती है। अब यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछ ले आपसे कि भारत में वह राज्य जिसमें सर्वाधिक लेगुन झीलों का निर्माण हुआ है या मिलती है, तो राज्य आपका हो गया केरल। केरल राज्य के अंदर ही सबसे ज़्यादा लेगुन झीलें मिलती है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं भाई मालाबार तट के ऊपर, देखें कि कौन कौन से ऐसे बंदरगाह है जो मालाबार तट के ऊपर मिलते हैं। तो कोंकण के बाद में जो आपका मालाबार तट है, इस तट के ऊपर जैसे न्यू मंगलोर, आपको याद रखना है, कर्नाटक राज्य का न्यू मंगलोर बंदरगाह भी इसी के ऊपर स्थित है। इसके अलावा कोची, केरल का कोची बंदरगाह भी इसी तट के ऊपर आता है। अब आपको ये भी याद रखना है कि अरब सागर की रानी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी जो है, जिस बंदरगाह को कहते हैं उसका नाम है कोची बंदरगाह है। इसके अलावा अपन बात करते हैं एर्नाकुलम, एर्नाकुलम बंदरगाह भी आपका मालाबार तट के ऊपर स्थित है। इसके अलावा बात करते हैं बोलम, बोलम बंदरगाह जो है, यह बंदरगाह भी आपका मालाबार तट पे स्थित है। इसके अलावा बात करते हैं तो तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम जो केरल की राजधानी है, ये भी प्रसिद्ध बंदरगाह है आपका इसी मालाबार तट पे स्थित है। अब देखो 3 तट हो गए, और 3 तटों के कुछ मुख्य तथ्य आपने देखे।
अब आगे चलते हैं आपके पूर्वी घाट में, सभी का एक बार रिवाइज करके इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे अभी। तो पूर्वी घाट जो है, इस घाट को 2 भागों में बांटा गया है। आपको याद रखना है, पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांटा गया है और पूर्वी घाट को जो है वो 2 भागों में बांटा गया है। पूर्वी घाट जो है आपको याद रखना है, ये गंगा नदी का मुहाना है, गंगा नदी का मुहाना, जहां गंगा नदी जो है डेल्टा का निर्माण करती है। यहां से स्टार्ट होता है पश्चिमी घाट का जो भाग है वो, तो गंगा का डेल्टा और यहाँ से लेकर जो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी का डेल्टा है, इस तट का जो नाम है वो है आपका उत्तरी सरकार तट। याद रखना, पूर्वी घाट के 2 भाग है, जिसमें पहला भाग जो है उस भाग का नाम है उत्तरी सरकार तट। अब आपको ये भी याद रखना है भाई, उत्तरी सरकार तट का जो दूसरा नाम है वो नाम क्या है, तो आपको याद रखना है काकीनाडा। काकीनाडा तट भी कहते हैं उत्तरी सरकार को, और इस तट का विस्तार गंगा के डेल्टा से कृष्णा के डेल्टा के मध्य है। अब यहां आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो उत्तरी सरकार तट है, इस उत्तरी सरकार तट पर भारत के मुख्य बंदरगाह कौन कौन से है, तो जैसे आपका कोलकाता, याद रखना कोलकाता बंदरगाह है, इसके अलावा हल्दिया बंदरगाह है, और देखते हैं तो पारादीप बंदरगाह है, इसके अलावा विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है जो है, ये सभी बंदरगाह है आपके इसी उत्तरी सरकार तट पर है। तो आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम है, ये बंदरगाह है, याद रखना उत्तरी सरकार तट में ही शामिल किया जाता है। अब यहां देखो उत्तरी सरकार के बंदरगाहों के नाम पड़े। अब चलते हैं दूसरा भाग जो है इस पूर्वी घाट का, कृष्णा के डेल्टा से तमिलनाडु जो है, इसका एक स्थान है जिसका नाम है वेगई, और ये वेगई तमिलनाडु में पड़ता है। तो कृष्णा के डेल्टा से वेगई तक का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का जो नाम है वो तट का नाम क्या है, कोरमंडल। तो याद रखना कोरमंडल जो है ये तट तो हो गया कृष्णा के डेल्टा से तमिलनाडु का वेगई क्षेत्र, और गंगा के डेल्टा से कृष्णा के डेल्टा को कहेंगे उत्तरी सरकार तट। ठीक है। अब यहां देखो क्वेश्चन एक अच्छा बनता है कि भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा जो है जिस राज्य में होती है उसका नाम क्या है, तो तमिलनाडु राज्य। क्वेश्चन आ गया, लौटता हुआ मानसून भारत में सर्वाधिक किस राज्य में वर्षा करता है, तो राज्य हो गया तमिलनाडु। और तमिलनाडु का भी तट पूछे आपसे तो तट का नाम क्या होगा, कोरमंडल तट। अब यहां 5वां तट हो गया, ये इसका नाम आपने पढ़ लिया कोरमंडल तट जो है। इस तट के कुछ प्रमुख बंदरगाह है यदि अपन देखते हैं तो देखो प्रमुख बंदरगाह के अंदर एक तो हो गया आपका चेन्नई। क्वेश्चन आ गया, भारत का सबसे प्राचीन प्राकृतिक नहीं है ये, कृत्रिम बंदरगाह है जो है सबसे प्राचीन, वो कौन सा है, तो आंसर होगा चेन्नई। सबसे प्राचीन प्राकृतिक बंदरगाह है कौन सा होगा, मुंबई। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो आंसर होगा मुंबई। ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो प्रमुख कोरमंडल के बंदरगाह है चेन्नई हो गया। चेन्नई के अलावा बात करते हैं तो पांडिचेरी, पांडिचेरी भी इसी तट के ऊपर प्रसिद्ध बंदरगाह है। इसके अलावा बात करते हैं तो नेक्स्ट बंदरगाह आता आपका धनुषकोटी। याद रखना धनुषकोटी बंदरगाह है, ये बंदरगाह है आपका कोरमंडल तट के ऊपर है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं तो रामेश्वरम, रामेश्वरम जो बंदरगाह है ये बंदरगाह है भी आपका इसी कोरमंडल तट के ऊपर स्थित है। ठीक है। अब देखो एक बार, अभी हमने केवल भारत के समुद्र तट है इन तटों की बात की, तो एक बार रिवाइज देखते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट को लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं। भारत की कुल समुद्र तटीय सीमा पूछे आपसे तो 7516.6 किलोमीटर भारत के टोटल सीमा है, समुद्री सीमा है, जिसमें लक्षद्वीप है, अंडमान है और कुल 9 राज्य जो सीमा पर आते हैं उनकी लंबाई हो गई। और केवल
यदि राज्यों की बात करेंगे तो केवल राज्यों की सीमा की बात होती है तो 6100 किलोमीटर आपको याद रखना है। दूसरी बात, अब बात करते हैं कि भारत जो है, इस भारत की जो समुद्र क्षेत्र में जो दो प्रसिद्ध घाट है, एक पश्चिमी घाट एक पूर्वी घाट, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का यदि समुद्र तट के आधार पर अध्ययन करते हैं तो पश्चिमी घाट को तो 3 भागों में सौराष्ट्र, कोंकण, मालाबार में बांटा है और पूर्वी घाट को 2 भागों में, एक हो गया उत्तरी सरकार जिसका नाम है काकीनाडा तट और दूसरा हो गया कोरमंडल तट। ये तट हो गए आपके टोटल। अब यहां याद रखना, सौराष्ट्र तट जो है, इस तट का विस्तार जो है कच्छ से लेकर आपका गुजरात में जो सूरत है, नर्मदा नदी के किनारे बसा शहर सूरत है, यहां तक का जो समुद्र का तट है, यह तट कहलाता है सौराष्ट्र का तट। और सूरत से लेकर गोवा का कहलाता है कोंकण तट और गोवा से कन्याकुमारी का कहलाता है मालाबार तट। इधर बात करेंगे उत्तरी सरकार तट जो है गंगा नदी के मुहाने से लेकर कृष्णा नदी के मुहाने तक और कृष्णा के मुहाने से तमिलनाडु का वेगई क्षेत्र जो है इसे कहते हैं कोरमंडल तक। अब क्वेश्चन पूछ ले कि भारत का वह राज्य जिसकी सर्वाधिक समुद्र तटीय सीमा है, तो आंसर बताना है गुजरात राज्य की। और न्यूनतम पूछ ले आपसे तो राज्य होगा गोवा, लगभग 106 किलोमीटर की समुद्री सीमा मानी जाती है। तो गोवा की सीमा न्यूनतम समुद्र तटीय सीमा है और सर्वाधिक सीमा की बात करेंगे तो गुजरात राज्य की जो है वो सबसे अधिक सीमा है समुद्र की। अब बात कर लेते हैं इन बंदरगाहों की। तो देखो, सौराष्ट्र तट के ऊपर बंदरगाह है कांडला, भावनगर, पोरबंदर, भरूच, ये बंदरगाह है तो सौराष्ट्र पे हो गए। कोंकण तट की बात करेंगे तो मुंबई, नावासेवा, मारमगोवा, ये बंदरगाह हो गए आपके कोंकण तट के ऊपर मुख्य। मालाबार की बात करेंगे तो न्यू मंगलोर, कोची, एर्नाकुलम, बोलम और तिरुवनंतपुरम, ये बंदरगाह हो गए आपके मालाबार तट के। उत्तरी सरकार तट के हो गए कोलकाता, हल्दिया, पारादीप और विशाखापट्टनम जो है ये हो गए उत्तरी सरकार के। और कोरमंडल की बात करते हैं तो चेन्नई, पांडिचेरी, धनुषकोटी, रामेश्वरम, ये कुछ। इसके अलावा पांडिचेरी का एक स्थान आपने पढ़ा होगा केंद्र शासित प्रदेश का कराईकल। कराईकल जो है ये स्थान भी क्या है आपका इसी कोरमंडल तट के ऊपर प्रमुख बंदरगाह है के रूप में बना हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने भारत की समुद्र तटीय सीमा और समुद्र के पूर्वी और पश्चिमी घाट पढ़े। अब यहां से हम पढ़ते हैं हिंद महासागर में भारत की समुद्री सीमा। हमें भारत की जो समुद्री सीमा है, देखो इस भारत के घाट जो आपने पढ़े, अब उसके बाद में समुद्र जो है या भारत की जो हिंद महासागर है, इस हिंद महासागर में जो समुद्री सीमा है, हिंद महासागर में जो समुद्री, आपको याद रखना है समुद्री जो सीमा है, इस सीमा का एक बार यहाँ अवलोकन कर लेते हैं। तो फिर से एक बार भारत का मानचित्र बनाते हैं और इस भारत के मानचित्र के माध्यम से भारत की समुद्र में जो सीमा है, इस सीमा का अध्ययन करते हैं, उससे बाद में आगे चलेंगे। तो देखो, हाँ, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई। ये भारत का प्रायद्वीप कह दो, प्रायद्वीप ये भारत है ये, ठीक है। अब यहाँ भाई प्रायद्वीप किसे कहते हैं ये आपको पता है कि ऐसा स्थल भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ हो और एक और स्थल हो, उसे अपन प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। तो भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीप ही कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये जो मैंने कटापटा तट बनाया है, देखो एक बार ऐसे भारत का ये भाई स्पष्ट रूप से ऐसे थोड़ी है भाई, बिल्कुल सीधा है तटीय। अब यहाँ से देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं इस तट को एक सीधी रेखा में बनाते हैं ताकि ये बीच में गुल्फ वगैरह है ये ऐसे आ गई। ठीक है, तो ये जो छोटे मोटे कटे फटे तट वगैरह है, इनको एक सीधी रेखा में बना लिया गया है। और इस तट में जो ये जल भरा हुआ है, आपको याद रखना है, ये जो जल भरा हुआ है, इस जलीय सागर का जो नाम है वो आपको याद रखना है, ये भारत का क्या है, आंतरिक सागर। याद रखना,
भारत की समुद्र तटीय सीमा जो कटी फटी है, इस कटी फटी तटीय सीमा को जब हम एक रेखा के माध्यम से मिला रहे हैं, सीधी कर रहे हैं, तो इसके भीतर जो जल भरा हुआ है, इस जल को आंतरिक सागर कहते हैं भारत का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इसके बाद में दूसरी बात करते हैं, तो ऐसे दूसरी जलीय सीमा बनाते हैं। अब यहाँ तक कन्याकुमारी तक की देख लेते हैं एक बार जलीय सीमा को। ये भारत की दूसरी जलीय सीमा है, और इस दूसरी जलीय सीमा का जो नाम है, ये नाम आपको याद रखना है। इस सागर या इस क्षेत्र को अपन क्या कहेंगे, भारत का क्षेत्रीय सागर। ठीक है, और ये है आपका 12 समुद्री मील। ठीक है, सबसे पहले भारत का आंतरिक सागर आता है। आंतरिक सागर के बाद में जो दूसरा पार्ट आएगा वो है आपका क्षेत्रीय सागर। ठीक है, 12 समुद्री मील तक भारत का क्षेत्रीय सागर आता है। अब देखो यहां से तीसरा पार्ट निकालते हैं, ये तीसरा पार्ट यहां से लेते हैं, और ये तीसरा जो पार्ट है भारत का, ये नेक्स्ट आता है। अब तीसरा जो पार्ट है, ये वाला जो अपन भाग देख रहे हैं, ये भाग समुद्र के अंदर हिंद महासागर में, इस भाग को कहते हैं आपका 24 समुद्री मील का क्षेत्र, समुद्री मील। ठीक है, और ये आपका जो 24 समुद्री मील का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आता है आपका, ये कह दो समुद्री सीमा में भारत जो है साफ सफाई और टैक्स वसूल करने का काम, टैक्स वसूल करने का जो काम है, ये भारत जो है वो 24 समुद्री मील तक करता है। सबसे पहले आंतरिक सागर तट की रेखा वाला, फिर आता है क्षेत्रीय सागर 12 समुद्री मील, फिर आती है भारत की नेक्स्ट सीमा 24 समुद्री मील की, और 24 समुद्री मील में भारत साफ सफाई भी करवाता है, और जो जहाज दूसरे देश के आ जाते हैं इस सीमा में, तो उन क्षेत्रों या उन जहाज़ों से टैक्स वसूल करने का काम जो है वो भारत करता है। और समुद्र में भारत की जो अंतिम सीमा की बात करेंगे, तो समुद्र में भारत की जो अंतिम सीमा है उसको देखते हैं। ये भारत की समुद्र में अंतिम सीमा है, तो आप पूर्णतः सही ढंग से इसको देख लेना ताकि बार बार में समझने की आवश्यकता नहीं पड़े। ये है आपका भारत का अंतिम सीमा के रूप में आर्थिक जोन। ठीक है, और ये आर्थिक जोन 200 समुद्री मील का है, समुद्री मील। ठीक है, तो आप अब क्वेश्चन देखो, 4 प्रकार की सीमा भारत के इस जलीय भाग में मिलती है। एक आंतरिक, एक 12 समुद्री, एक 24 समुद्री, और एक है 200 समुद्री मील। यहाँ एक चीज़ और याद रखना भाई, स्थल पर आप ये कह सकते हैं 1 मानक मील, 1 मानक मील बराबर 1.6 किलोमीटर। ठीक है, एक मानक स्थल पर मील होती है 6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर। और एक समुद्री मील आपको याद रखना है, एक समुद्री मील जो है, इस एक समुद्री मील में 1.8 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, तो 200 समुद्री मील भारत का अंतिम क्षेत्र हो गया इस जलीय भाग में। अब ये आर्थिक जोन का मतलब है कि 200 समुद्री मील के अंदर भारत जो है खनिजों का खोज अन्वेषण कार्य जो है, ये भारत 200 समुद्री मील के भीतर करवा सकता है। 200 समुद्री मील के बाद में जिन जिन देशों की सीमा एंड स्टॉपेज मान लो भारत का 200 समुद्री मील है, उसके बाद में भारत जो है इसका अधिकार जलीय क्षेत्र में नहीं है। विश्व के जो सभी देश हैं उनका सामूहिक अधिकार माना जाता है, और उनकी सहमति के बाद में ही क्या है, जो आगे का क्षेत्र है उसमें कार्रवाई की जा सकती है। तो ये एक भारत की जो प्राय आपका हिंद महासागर है, इस हिंद महासागर के अंदर अपन ने एक क्षेत्रीय भारत के समुद्र में सीमा पड़ी है, जिसमें आपने पढ़ा है कि भारत का दक्षिणी भाग जो है वो प्रायद्वीप हो गया। 4 सीमा ऐसे याद रखना, एक है
1 के बाद में ये हो गया आपका 2 नंबर का क्षेत्र, ये हो गया 3 नंबर का क्षेत्र और ये हो गया 4 नंबर का क्षेत्र। तो 4 जलीय सीमा आपको भारत की याद रखनी है हिंद महासागर में। सबसे पहले तट को मिलाने वाली जो रेखा हो गई वो आंतरिक सागर की हो गई, उसके बाद में आता है क्षेत्रीय सागर 12 समुद्री मील का, और उसके बाद में 24 समुद्री मील जो है ये आता है आपका अविष्ट मंडल कह दो, और इस मंडल में भारत जो है वो साफ सफाई का और टैक्स वसूल करने का काम 24 समुद्री मील में करता है। और अंतिम सीमा हो गई आपकी 200 समुद्री मील, और 200 समुद्री मील जो है इस मील के अंदर जो है आपका भारत जो है आर्थिक जोन के रूप में है, अंतिम समुद्री सीमा के रूप में है। तो इस प्रकार ये चैप्टर आपका जलीय क्षेत्र के अंदर हो गया।